मेरे शाह शर्क़ व ग़र्ब, नाने जमी ग़िज़ा तेरी, ऐ मेरे बोरिया नशीं, सारा जहां गदा तेरा, ऐ मेरे बोरिया नशीं, सारा जहां गदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। प्याज के बीज क्यारी में डाल दो, जब प्याज फूटे ना उसमें कोपल आ जाए, इतनी बाहर आ जाए, तो सिरिंज से ना साफ मुसफ़्फ़ा पारा किया हुआ 1-1 ग्राम, हाँ 12, उसमें ना 12 ग्राम 1 तोला पारा डाल दो, 12 प्याज। अब उसको बढ़ने दो, जब प्याज पूरी हो जाए ना तैयार, तो बस उसको निकाल दो, उसको काटो दो। प्याज का जो ऊपर का हिस्सा है वो भी खाने में आएगा, उसको खुशक करके पोड़ो बनाए कैप्सूल भर के रख लो, लेकिन एक पूरा नहीं खाना उसको। अब उस प्याज का ये है कि उसका पानी निकाल के, उस प्याज का उसमें शहद डाल के पका के, और उसका 1 चमचा सारे मर्दों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। बड़े आसान से होने वाले काम है, लेकिन करे कौन? बात तो असल वो है, होना तो सबसे आसान काम है। हमारे वो एक जानने वाले थे सन्यासी, अब्दुल हमीद नाम था उनका, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। जब मेरे पास वो आते थे उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 90 बरस थी, लेकिन जैसे नागर है ना यहाँ से यूपी, वहां से वो पैदल आते थे। हाँ, और मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अरे कहने लगे नहीं, कोई थकता थोड़ी हूँ। और जाते ही पैदल थे। मैंने कहा रिक्शा वाला है, इसको मैं बोल देता हूँ छोड़ देगा तुम? अरे नहीं नहीं, कहने लगे मोहताजगी क्यों करें, और चलते भी बहुत तेज थे। वो मुझसे कहने लगे एक दिन, कहने लगे एक नुस्खा बताता हूँ अपने पास, याद रखना, बस जिंदगी में काम आएगा। मैंने कहा क्या? तो उस जमाने में स्वांजना की कोई हैसियत नहीं, लोग समझते नहीं स्वांजना क्या। आज बहुत ज्यादा स्वांजना को समझते हैं कि स्वांजना क्या है। तो मुझसे कहने लगे स्वांजना का पेड़ लगा लो। मैंने कहा तुम तो वो नुस्खा बता रहे हो कि जब जवानी में लगाया बुढ़ापे में खाए। कह रहे नहीं नहीं, या कोई देख लो किसी के पास लगा हुआ है तो। मैंने कहा जो फिर करना क्या है ये बताओ तुम। कह रहे हो जब स्वांजना का पेड़ अगर मिल जाए तुम्हें, तो उसका जहाँ जोड़ शुरू होता है ना, जहाँ से शाखें शुरू होती हैं तने पे, वहाँ सुराख करके ना एक बार पारा डाल देना और उसको बंद कर देना, बस 1 साल के लिए। बस देखते रहना उसको कि जब उसमें काले फूल आए, मतलब पीले फूल होते हैं हल्के उसके, जब काले फूल आए ना, जितने फूल हो सब तोड़ के रख लेना, सारे पत्ते उतार लेना। पत्ते भी ले? हाँ पत्ते भी ले लो, बोले इसकी खलियां भी ले लो। मैंने कहा तो गंजे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ भले तुम काट के गंजा कर दो उसको। मैंने कहा अच्छा। कहने बस ये संभाल के रख लो, उसके फूल भी अलग रख लो, पत्ते अलग खुशक कर लो, खलियां अलग कर लो, और इनका पाउडर बना लो। फूल और पत्ते एक जगह भले मिला लो, पाउडर बना लो। अगर कैप्सूल बनाना तो खाली फूल रखना, और अगर वैसे करना है तो पत्ते फूल सब एक साथ कर लेना। अब इसकी माजून बना लेना शहद में, बस कहने लगे जाओ तुम्हारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। हाँ, पहले बूढ़ा अगर 70 साल का खाएगा ना तो 50 साल पे आ जाएगा, 20 साल पीछे चला जाएगा, बाल भी काले हो जाएंगे उसके, और नजर भी तेज हो जाएगी उसकी। कहने लगे मैंने 1 दफा खाया है। बोले मुझे कोई ऐसा मर्ज नहीं था, टीबी समेत जो नहीं हो। हाँ, बोले मैं चलता था ना 2 कदम, तो फिर मैं जो जगह देखता था कि मैं बैठ जाऊंगा। तो कहले मेरी बहुत बुरी हालत थी,
हमारे वाले उस्ताद से सन्यासी वो आ गए थे साहब से। उन्होंने देखा, अब कहने लगे ये तो लड़का मर जाएगा। तो कहने हमारे वालिद कहने लगे, मेरी उम्र बोले तो 28-30 साल थी। वो कहने लगे कि भाई फिर क्या होगा इसका, बताओ कुछ करो इसके लिए। कहने लगे ये तेरे घर पे रखा हुआ है ना, खड़ा हुआ है, इसका इलाज यही है, सोचने का पेड़ होता, ऐसा कर ले जा। अब तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, फिर देखूंगा क्या है। तो कहले वो 1-2-3 साल बाद आते थे। तो वाले साहब ने बोले ऐसे कर दिया। जब वो काले वाकई फूल काले हो गए उसके आए, सब उतार के रख लिया, माजून बनाई। बोले 3 मील दौड़ता था मैं, और मुझे पता नहीं चलता मैं 3 मील भागा हूं। बोले जब से खाई है आज तक चल रही है। इसमें हिकमत में, इन चीजों में बड़ी कमाल। पारे का इस्तेमाल अगर हो तो आखिरी वक्त में जो है वो चेहरा सिया हो जाता है। चार पारा का डायरेक्ट आप इस्तेमाल करो, पारा डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है जैसे कि हमने पेड़ में डाल दिया, तो अब वो जो है ना उसमें हल हो जाएगा, उसका असर खाली उस पर आएगा, बाकी उसमें हल हो जाएगा। डायरेक्ट पारा नहीं आएगा उसमें, कुश्ता हो जाएगा उसमें। वो आए ना समझ में बात। तो वो जो है ना फायदेमंद है। अब जैसे प्याज में डाल दिया, अब जो प्याज, ये प्याज का जो वो है ना तेजाबियत, पारे को खत्म कर देती है, पानी कर देती है, हल्क हो जाता, महलूल हो जाता है, बिल्कुल तहलील हो जाता है उसमें। अभी अगर तहलील हो जाता है तो ये नबाताती उसमें असर बढ़ गया, एक जुज ज्यादा हो गया उसमें सिमाबी, जिसका असर ये होगा कि वो काबिल हजम हो गया। अब जब वो काबिल हजम हो गया नबातात के जरिए, तो अब वो आपको जरा बराबर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप अगर इसका कुश्ता करेंगे या वैसे कच्चा पारा इस्तेमाल करेंगे या इसकी गोली बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसान करेगा आपको। ये आसानी से नहीं मरता ना, आसानी से इसको होता है। पारे का कुश्ता तो कभी किसी बेवकूफ के हाथ से खाए भी नहीं। 2 कुश्ते बहुत खतरनाक हैं, एक पारा और एक चांदी। अगर चांदी कच्चा रह जाए तो गुर्दे ले बैठता है, पारा कच्चा रह जाए तो कोड़ कर देता है, तांबा कच्चा रह जाए तो बदन फाड़ देता है। आए ना समझ में बात। तो बस सिर्फ पारा एक ही तरीके से इस्तेमाल करो, और वो है गंधक के साथ। और पारे के बारे में हिकमत भी कहती है, वैद भी कहते हैं, आयुर्वेदिक भी कहती है कि पारे में 7 जहर होते हैं और 7 बूटियां इसका अलग अलग इसके जहर को निकालती हैं। हर बूटी एक जहर का तिर्याक है, यानी कि एक बूटी के रस में अगर एक दिन पारा खरल किया जाए तो 7 बूटियों के रस में 7 दिन पारा खरल करके साफ किया जाए, तो वो कहते हैं कि 7 जहर इसके निकल जाते हैं। और फिर भी इसको खाली इस्तेमाल ना करो, फिर भी इसको गंधक के साथ इस्तेमाल करो, गंधक मुदब्बिर की भी हो। तो बोले ये आब हयात है, तिर्याक है ये। अब पारे को 7 अलग अलग बूटे साफ कर लो और इसको गंधक के साथ फिर, लेकिन गंधक ऐसे हो कि एक हिस्सा पारा और 7 हिस्से गंधक, तब ये काबू में रहता है। ये गंधक के आगे बेबस है बस, हाँ बाकी किसी चीज के आगे बेबस नहीं है ये। आप इस पारे को सोने पर डाल दो, सोने को खा जाएगा। तो इस मुरक्किब को तिरफले के साथ खाया जाए, तो वो कहते हैं अगर तिरफले के साथ खाया जाए, आयुर्वेदिक कहता है कि जो इसको खाए तिरफले के साथ वो अपनी तबई उम्र पाएगा, 120 साल तक जिंदा रहेगा। और उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन खाएगा कौन इसको भाई? अब
इतनी मेहनत करे उसको। आजकल तो वो बूटियाँ तलाश करना मुश्किल बन जाती है, पंजाब में तो फिर भी मिल जाती है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल काम है वो काम करना तो। लेकिन आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा मोहतात पारे में है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल पारे का करता है वो लोग, सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनका पारे का और सबसे ज्यादा मोहतात पारे में वो। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में तिब की तारीख है ये कि अरब, यूनान, चीन, ये सब इनसे नावाकिफ थे। कुश्तागिरी से ये नावाकिफ थे बिल्कुल, इनको कुछ नहीं पता था धातों का और अपधातों का, ये हिंदुस्तान को पता था बस। हाँ, इन्होंने सबसे पहले ये इलाज मुआवजे में धातु और अपधातु को लेकर आए और इन्होंने बड़े इनाम हासिल किए हैं अब्बासिया खानदान से और उम्मी खानदान से, क्योंकि यहाँ से ये लोग जाते थे तभी तो कुश्ते लेके जाते थे ये। अब उन कुश्तों की मकदार कितनी होती थी, चावल के बराबर, राई के बराबर, खसखस के बराबर। अब वो ये हैरान होते थे तभी वो वाले, वो तो पूरी पूरी जड़ी बूटियां कुटवाते थे, ये करते वो करते, और ये इतनी सी रखी उन्होंने लपेटी और खिलाई बादशाह को, बादशाह उठ के बैठ गया। अब उन्होंने कहा ये कौन सा जादू इनको आता है, तो वो समझते हैं कोई जादू कर रही है, ये जादू करते हैं कुछ। बहुत बाद में इनके बहुत बाद में अरबों को ख्याल आया कि ये करते क्या है, फिर उन्होंने सीखा इनसे। चीन तो अभी भी इस्तेमाल नहीं करता, चाइना के सबसे ज्यादा जोशांदे इस्तेमाल होते हैं। जोशांदे का इल्म चाइना और जापान को बहुत है, जड़ी बूटियों का इल्म यूनान को बहुत था, उनके बाद अरब को था, लेकिन धातों का और उपधातों का इल्म हिंदुस्तान को था। इन्होंने फैलाया सारे में, और ऐसे कमाल जोगी इनमें गुजरे, ये काम जोगियों का था ज्यादातर। ऐसे कमाल जोगी गुजरे कि उन्होंने दुनिया में धूम मचा दी। यानी कि जो उनकी अपने आयुर्वेदिक की किताबों में वो लिखते हैं अपने जोगियों के और योगियों के वाकयात, कि वो कुश्ते खा खा के 500-500 साल जिंदा रहते थे। 500-500 साल बाकायदा तारीख है उनकी। कायाकल्प करते थे, आई ना समझ बात। अच्छा, जहरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और जहर जाहिर सी बात है कायाकल्प करता है, जहर जैसे मौत है ऐसी तेरी आ गए। अब सुम्मुल फार है, जहर है शदीद किस्म का संख्या, लेकिन एक हद में मकदार में अगर आपको उसकी मकदार पता है तो आपके लिए तैयार आ गए। इसी तरह हड़ताल वर्किया है, ये कान से निकलती है, सोने की कान से निकलती है, पर दर पर सोने की तरह होती है। ये तमाम वो अमराज खबीसा जिसको आप सरतान यानी कि कैंसर कहते हैं, रसौलियों का मर्ज कहते हैं, जिसको आप थायराइड कहते हैं, वदूदों का मर्ज, इन तमाम अमराज के लिए वो तिर्याक की हैसियत रखती है। वो लोग टीबी जैसे मर्ज को 1 से 2 खुराकों में खत्म कर देते थे। हाँ, अल्लाह ताला ने कहते हैं कि जो मर्ज बनाया है उसकी दवा भी बनाई है, खाली मर्ज ही नहीं बनाया। वो अलग बात है कि हम दवा तक नहीं पहुंच सके। नॉर्मली जो एलोपैथिक वाले हैं, क्या इनकी रिसर्च इस पे इन्हीं को तो इस तरफ, एलोपैथिक वाले तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। आज देखो ये सबसे ज्यादा कुश्तों की मुखालफत करते हैं, है ना, करते हैं ना सबसे ज्यादा, लेकिन अपने मल्टीविटामिन में जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर तांबे का कुश्ता, ऑक्साइड माने फूका हुआ कुश्ता किया हुआ, जलाया हुआ, अब वो खुद इस्तेमाल करते हैं, दूसरों कहते हैं कुश्ता, ये तो जहर भी खिला रहे हैं लोगों को।
हिकमत के खिलाफ है। तो तुम क्यों खिला रहे हो जहर भाई? अगर वो जहर है तो तुम भी तो वही खिला रहे हो, लेकिन तुम तेजाब से खिला रहे हो, बूटी से खिला रहे हो, वो ज्यादा कामिल है। तुम्हारा नुकसान करता सो नुकसान नहीं करता। हमारे उस्ताद थे, वो गुर्दे फेल का इलाज करते थे तांबे के कुश्ते से। 3 खुराक देते थे मरीज को। हाँ, टोटल 3 खुराक। ये खुराक दी उन्होंने, उसके बाद उसको कहा 15 दिन के बाद आइयो। अब वो 15 दिन के बाद फिर एक खुराक दी, और कितनी खशखश के बराबर। फिर कहते थे 15 दिन के बाद आइयो। उसके बाद उसको बोलते अब नहीं आना, जब डॉक्टर दिखा कि अब मैं मेरे गुर्दे सही है या नहीं। क्या बात। जैसे पाइप। हाँ, वो कहते थे अब तू खत्म होगा, गुर्दे खत्म नहीं होंगे। लेकिन ऐसे ही इलाज थे। त्रियाक है इनमें, जिगर के कैंसर का इलाज। लेकिन अब मसला ये है कि एक अपने आप को वक्फ करना पड़ता है। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। अब हम किसी को लगा के नौकरों से करवाएंगे, चलो भाई हम दिहाड़ी दे देंगे उसको 500 रुपये रोज की, तो चल तू कर ये बना। अब वो तो हमें पागल कर देगा बनाने में। उसकी मिट्टी बनाना, उसके बर्तन बनाना, सब कुछ करना पड़ता है हाथ से। आज तो लोग इसमें वाकिफ भी नहीं है इन चीजों से। चौधरी साहब बता रहे हैं 1 लाख रुपए में आज से 40 साल 50 साल पहले सिर्फ मिट्टी बनाने के लिए, सीखने के लिए। बिल्कुल दिए होंगे मिट्टी बनाना। मिट्टी बनाने से, खाली मिट्टी का ये कमाल है कि अगर आपने मिट्टी सही मायने बना ली ना, तो पारा तेल हो जाता है मिट्टी में। आई ना समझ बात? और कहते हैं उस तेल को सिर्फ ऐसे सुई का जो नाका नहीं होता, सुई का, वो ऐसे लगा के ना किसी को ऐसे दे दो तो वो 7 शादियां करेगा। एक दफा वो एक कुश्ता बनवाया उन्होंने हमसे, तकरीबन कुश्ता तैयार हुआ वो कुछ 1.25 साल में। तांबे का कुश्ता था पारे के साथ। उन्हें 2 साल लगे उसको तैयार होने में। उसमें 40 आगे दी जाती हैं, तो वो 40 आगे दी गई, 1.25 साल लगे उसको तैयार होने में। ऐसा बेहतरीन उसका कलर, सुर्खी माइल, वो देखते अच्छा लगता था वैसे। तो मैंने कहा अपने उनसे उस्ताद से, मैंने कहा उस्ताद, हमारे जो दादा उस्ताद थे, यानी कि उस्ताद के जो उस्ताद थे वो सन्यासी थे, वो तबीब नहीं थे, वो सन्यासी थे। हकीम नज़ीर अहमद नाम था उनका। लेकिन कभी किसी जड़ी बूटी की समझ नहीं आती थी, तो अजमल खान को बुलाते थे, कहते हकीम नज़ीर अहमद को बुलाओ, वो बताएंगे जड़ी बूटी कौन सी है। ऐसे थे वो तबीब। और गैर पढ़े लिखे थे, और गैर पढ़े लिखे आदमी तबीब भी नहीं थे, सन्यासी थे। उनको शिफाउल मुल्क का खिताब दिया था अंग्रेजों ने। तो वो इनके उस्ताद थे। तो उन्होंने उनसे पिछला साजिश की थी। मुझे तकरीबन उन्होंने ना कुछ नहीं ना, मेरे पास डायरी में 800-900 कुश्तों के नुस्खे लिखे हैं। तो वो तांबे का कुश्ता बनवाया उन्होंने। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा उस्ताद ये तांबे पे इतनी मेहनत कराई, तुमने सोने पे अगर करा लेते तो क्या होता? कहने तेरा बाप ला के देता सोना। कंबल सोने से भी आगे, तुझे क्या पता अभी इसका। मैंने कहा अच्छा हो गया। तो एक पंजाब से किसी बंदे को लेकर आए, लड़का बड़ा अच्छा जवान यंग लड़का। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब ये बच्चा जो है इसका हमने बहुत इलाज करा लिया है, लेकिन ये नामर्द है। तो उन्होंने कहा इसकी शादी हुई है? उन्होंने कहा हाँ शादी तो कर दी है, लेकिन अब कुछ भी करो इसके लिए, ये मेरा इकलौता बच्चा है, जो मांगोगे मैं दूंगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा करते हैं कुछ इसके लिए। कहने लगे एक काम करो, दूध मंगाओ गाय का। कितना? बोले 10 किलो। 10 सेर दूध मंगाया। उस जमाने सेर चलते थे। 10 सेर दूध मंगाया,
और मुझसे कहने लगे जाओ 2.5 सेर मिश्री लाओ। 2.5 सेर मिश्री लिया है, 1 सेर देसी घी, 1 सेर देसी घी। बोले दूध पकाओ, दूध पका लिया। बोले इसमें मिश्री भी डाल दो, घी भी डाल दो, अब इसको पकने दो, जरा मिश्री हल हो जाए इसमें। मिश्री भी डाल दी, वो दूध भी हो गया, हल हो गया। कहने भाई वो कहाँ है तेरा लड़का, ले आ उसको। ले आया, उन्होंने सुई के नाके पे ऐसे ही रखा उसको, रख के उसको बोला निकल ले इसको। इसने निकल लिया। अब बोले जब प्यास लगे ना उसमें डोंगा भर के दूध पी लियो, और पानी नहीं पीना तुम्हें 24 घंटे तक, सिर्फ यही पीना। 8 घंटे में 10 किलो दूध पी गया और सारा घी। अब वो कह रहा है मुझे प्यास लग रही है अभी भी। अरे उन्होंने कहा इसके लिए दूध मंगा के रखो और उसको दूध देते रहो, और उससे कहने लगे रोज आना इसको आधा पाव घी खिलाना देसी, और रोज आना कम से कम 2 किलो दूध पिएगी। अब जाओ उसको घर ले जाओ बस। उन्होंने कहा उस्ताद देख तो लो ने, बस अब मुझे देखने की जरूरत नहीं, अब तुम जाके देखो। हाँ जाओ ले जाओ बस इसको। उस लड़के ने 3 शादियां करी। अब वो कहते थे कि देखा तूने इस नुस्खे का कमाल, तू कह रहा था सोने का बनाते। मैंने कहा हाँ सही बात। एक आदमी आया उनके पास, बिल्कुल सूखा सही भाई। अब वो कहने लगा उस्ताद में दवा के लिए मैंने बहुत इलाज कराया है, ये वो देखते रहे उसको। अब एक कहने लगा भाई तेरे पास पैसे कितने ही बताओ तू पहले। कह रहा क्यों? कह रहे तू दवा खिलाए तुझे तो पैसे तो हो तेरे पास। उन्होंने कहा कितने पैसे? उन्होंने कहा 1000-1200 रुपये हैं। अब ये सन 1977-76 की बात है। लाखों के हिसाब से। हाँ कहने लगे 1000-1200 रुपये चाहिए। उसने कहा उस्ताद मैं कहीं से उधार कर्ज कर लूंगा। कहने लगे देख ले, नहीं करा तो फिर गोरखन को देना पड़ेंगे। कहने लगे नहीं मैं कर लूंगा। कहने लगे अच्छा फिर तू कर लेगा तो पहले ऐसा कर 10 लीटर दूध लेकर आ, ये लेकर आ। उससे सामान मंगाया, पहले तो एक दिन यार है मेरे पास, उसके बाद फिर जाके तू इस्तेमाल कर। और बादाम का हलवा खाना पड़ेगा तुझे रोज, ये उसको बताया तो मगजियात का ये वो इतना जरूर चाहिए तुझे खाने के लिए, ये मैं तुझे खिला रहा हूँ। वो खा के और चला गया। वो 2 महीने के बाद आया तो हम तो उसको पहचान नहीं, मैं तो पहचाना भी नहीं उसको। तो वो आन के कहने लगा हकीम साहब मुझे पहचाना? उन्होंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया तुझे ऐसे ही हो जाना था। कितने खर्च हुए तेरे पैसे? कह रहे अभी तक 1500 रुपये खर्च हो गए। कहने के बच गया था, जा आप तो अपना काम कर, अभी तो नहीं मरेगा। अब ऐसे इलाज करते थे वो। लेकिन मुझे कहते थे कि इसके साथ लगना पड़ता है खाना। आप 2 साल लगाओ, एक आदमी 2 साल लगा रही है काम के लिए। लेकिन यह है कि अगर तुम एक दफा मेहनत करो तो अक्सर तैयार होती है। कोई इलाज मतलब मर्ज ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे पास आए और तुम कहोगे ये नहीं होगा। बस सिर्फ तुम्हारी समझ में मरीज आ जाए कि हाँ भाई ये मर्ज है इसको। हड़ताल बल्कि वो बनाते थे 6 महीने लगते हैं हड़ताल बनने में। अगर जरा भी गलती हो गई तो सारी मेहनत गई। बड़ी एहतियात से बनानी पड़ती है वो। एक शख्स आया कहने लगा मुझे 3 साल से बुखार नहीं जा रहा है, डॉक्टर तंग है मेरे बुखार से, मुझे पता नहीं चलता बुखार क्यों होता है, और डॉक्टर को भी नहीं पता क्यों होता है। सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, उन्होंने कर लिया अब नहीं आएगा तुझे बुखार। उन्होंने कैसे कहने मुनक्का निकाल, मुझसे कहने मुनक्का दीजिए, मैंने मुनक्का दिया। उन्होंने वो हड़ताल का कुछ उसमें रखा, लपेटा, उसको बोला खा ले, जा दूध पी लियो 2 किलो, अब नहीं आना, बस खत्म। बोले जाओ अब नहीं आएगा। और वो 6 महीने के बाद आया किसी को लेकर मरीज को, उससे पूछा क्या हाल है, उसने कहा नहीं उस दिन के बाद बुखार नहीं आया मुझे। सही हो गया बिल्कुल। बोला वो कहता था मैं
अस्पतालों के डॉक्टरों का क्यों चक्कर काट कर थक गया, मेरा बुखार ही नहीं उतरता। हर एक की नीयत में भी तो वो होता है या सबके लिए वो इलाज नहीं है तो बात सब ये थी कि किसी को मुनक्के में दिया जाएगा तो किसी को किसी चीज़ में दिया जाएगा, किसी को मक्खन में दिया जाएगा, किसी को किसी माजून में मिला के दिया जाएगा। लेकिन ये है कि वो मिजाज बंदी है वो तो एक, लेकिन ये कि अक्सीरें जो तैयार होती हैं ना बड़ा टाइम लगता है उसमें, ऐसे नहीं तैयार होती। अब ये क्या, अच्छा वो तैयार भी कितनी होती है, मुसीबत तो ये 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। तुमने साल चक्कर लगाया, साल उसमें झक मार दे रहे, 20 ग्राम निकला। लेकिन वो 20 ग्राम जो है ना 200 मरीजों से भी ज्यादा का है, क्या बात है। और मुकम्मल फायदा मरीजों का। ये भी नहीं कि वो बाद में चक्कर काट देगा और दवा दे दो कोई। पाँव के तलवों में जलन होती है हमारे मरीजों को। अंदर और इलायची का शरबत मिला के पिए और रात को सोते वक्त कलवों में तेल लगाए, सरसों का, संदल जो शरबत आता है, संदल वगैरह का जो आता है, संदल और इलायची। एक बंदे को रीढ़ की हड्डी में 10 अब देखो मजे की बात ये, संदल 100 ग्राम संदल में 100 ग्राम संदल में 5 बोतलें बनती हैं संदल की शरबत की। संदल क्या है असल? संदल एक लकड़ी की अच्छा। लकड़ी है, छाल। लेकिन मुसीबत ये कि इसमें असली और नकली का भी तो फर्क है। मैं यही कह रहा था कि ये जो देते हैं तो सस्ता, तो ये इतनी संदल खुद इतनी महंगी है। संदल बहुत महंगी है। अभी हम मंगाते हैं संदल का छिलका मंगाते हैं, अगर कभी बनाना होता है कुछ तो संदल का छिलका मंगाते हैं। इस वक्त संदल का छिलका जो है 5000 रुपये किलो है। सही है। वो रंधे से निकला हुआ छिलका होता है, वो लकड़ी का नहीं। जो रंधा करते हैं लकड़ियां बनाते हैं लोग, कोई फर्नीचर बना रहे हैं, कोई इमारत बना रहे हैं तो उसमें रंधा वंधा कर रहे हैं, तो वो जो छिलका निकल जाता है वो ला के बेच देते हैं। इसी पे हम लोग बात हो रही थी, यार 100 रुपये में तुमको ये संदल देगा क्या? एक बात है ना, हो नहीं सकता। 5000 रुपये किलो है संदल सही है। का छिलका। अच्छा, बखूर में भी डलता है। अच्छा। हाँ, ऊद, जो दहनुल ऊद है, जो ऊद बना हुआ आता है, एक तो लकड़ी है ऊद की, इसका तेल निकाल के फिर उसको बनाते हैं वो लोग, इसका जौहर निकालते हैं। जो इस वक्त 3 लाख तो ऑन्स 2 लाख तो ऑन्स चल रहा है। हाँ जैसा मतलब कंपनी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ये दहनुल ऊद। 1 लाख रुपए से शुरू होता है ये, देसी क्वालिटी। 1 लाख रुपए शुरू होकर 10 लाख रुपए तक पे जाता है। कितना? 10 ग्राम। उसकी जो कॉपी है, फर्स्ट कॉपी जो है 1 लाख रुपए वाले की, फर्स्ट कॉपी जो है 75,000 रुपए की 10 ग्राम है, और थर्ड कॉपी जो है 30,000 रुपए की 10 ग्राम है। वहाँ पे सुंदर है ना, वहाँ पे इतना दे रहे होते हैं ना, वो मतलब समझो यहाँ के 1.5-2 लाख में बनते हैं। हाँ, कमोडियन ऊद हमने लिया, कमोडियन ऊद। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार कमोडियन ऊद है तुम्हारे पास दुबई में? तो वो कहने लगा कि असली या कॉपी। मैंने कहा असली के रेट क्या है और कॉपी के क्या है? कह रहा है असली 3 लाख रुपए है और कॉपी 30,000 रुपए। तो अब इतना महंगा हो गया है सब कुछ। अब इसी तरीके से कस्तूरी ले लो आप, सही मायनों में जो कस्तूरी है, जिसको कस्तूरी ही कहते हैं, बनी हुई भी आ रही है आजकल, 30 रुपए की भी है, 300 रुपए की भी है, और 30,000 रुपए की भी है। 1 ग्राम 1 ग्राम। अभी हम मंगाते हैं, हमें कभी 21,000 की, कभी 22,000 की, कभी 23,000 की, कभी 20,000 की 1 ग्राम देते हैं। वैसे रिटेल में वो 30 ग्राम 30,000 रुपये 32,000 रुपये देते हैं। अब वो एक डर रहता है कि 1 ग्राम में कितनी असली है, इस पे भी पहचान क्या है? हाँ 1 ग्राम में कितनी असली है। अब ये सामने वाले पे भरोसा ही कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे भी असली का डर है। हाँ,
अब वो हमसे तो इसलिए डरते हैं, वो उन्हें वाला ये टेस्ट करेंगे तो साले पकड़ लेंगे हमें। परमानेंट कस्टमर की मतलब इसलिए एहतियात हाँ, तो वो वरना तो वो तो 300 रुपए का नाफा आके 30,000 का बिक जाता है। ऐसी बेईमानी है इसमें तो। पहचान ही नहीं सकते। हाँ, वो हाँ, एक उस्ताद थे, वो लाहौर के थे वो, तो मुझसे कहने लगे मैं तुम्हें एक काम सिखा दूं। मैंने कहा क्या? कहले तुम हिकमत तो करते हो ना। मैंने कहा वो इत्तेफाक तो कीमिया करते, कीमिया के चक्कर में टकराव हो गया था। तो वो मुझसे कहने लगे यार कोई नौशादर जो है ना, इसका कायमुन नार तेल बताओ। तो मैंने कहा मैं बता तो, बनाओ तुम। मैंने उनको बताया, उन्होंने बना लिया। जब बना लिया तो मुझसे कह रहे तुमने मुझे एक तोहफा दिया, मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहे मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहे कस्तूरी बनाना। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कस्तूरी बनाना क्या मतलब? अबे कहने यार नाफा नहीं होता। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो ये बनता कहाँ पे? अरे कहने का यार हम बना के देंगे तुम्हें। मैंने कहा अच्छा बनाओ। उन्होंने बोला कितने माशे वाला बनाऊं? अब मैंने बोला कस्तूरी तो 7 माशे से ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है ये। तो कह रहे चलो 7 माशे का बना दूं तुम्हें। मैंने कहा बना दो। उन्होंने बनाया और बना के मुझे दिया। कह रहे ये लो। 2 नंबर हुआ। हाँ हाँ 2 नंबर ही हुआ। अब वो खैर मुझसे कह रहे तुम बाजार ले जाओ। अचानक से। हाँ, मैंने कहा अच्छा। अब वो हम पंसार था शक्कर वाला हमारे पास जाने वाला, उसको मैंने दिया। मैंने कहा यार देखिए कस्तूरी आई है, कैसी है? तो वो भी सारी उम्र गुजर गई लोगों की काम करते हुए। मुझसे कहने लगा यार तारिक भाई है तो बनी हुई, लेकिन कमाल बनी हुई है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह। तो मैंने कहा कितने की बिक जाएगी? तो उस वक्त में नाफा आ रहा था 18,000 का, 17,000, 15,000 से 18,000 तक का आता था। तो मुझसे कहने लगा यार 4-5 हज़ार रुपये को तो बिक जाएगा। मैंने कहा वाकई? कहना हाँ बिक जाएगा, चलेगा। बोलो अच्छा बना, बहुत शानदार बनाया हुआ। मैंने कहा अच्छा। तो वो खैर एक ग्राहक आए, हकीम साहब आए, तो वो उन्होंने कस्तूरी मांगी, उन्होंने वही नाफा खोला, मुझे कह रहे दे दूं। मैंने कहा दे दो, देख क्या करते हैं हकीम साहब। उन्होंने निकाला, बोला हकीम साहब पहले चेक कर लो इसको। चेक करा, देखा सही दे दो। कहने तुम्हारे साथ रियायत है हकीम साहब, ये 1 ग्राम 1800 रुपये का है, तुम 1000 रुपये दे देना चलो आज, क्योंकि सस्ता आया हुआ है थोड़ा सा। 1000 रुपये ने ले लिया उससे। मुझसे कह ये लो, बिक गया तुम्हारा नाफा। तो मैंने कहा भाई तू भी रकम ने भाई ये जाली काम का, अल्लाह रहम करे हो। मैंने कहा लेकिन वो है बड़ा उस्ताद, इसका मतलब है। तो मुझसे कहने लगा वो नाफे का क्या हुआ? मैंने कहा यार मैं तो दिया है उसको। कह कितने का दिया? अभी मैंने कितने का देता है? जाली नाफा तूने बना के दिया नकली। भाई कहने लगा यार सवाल ही नहीं पैदा होता कोई को नकली कैसे? बोला मैं तो बेचता रहा हूँ बना के, ऐसे कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा नहीं वाकई तेरा नाफा ऐसे था, वो 1000 रुपये का 1 ग्राम बिका। कह रहा वही तो कह रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले तुमने क्यों दे दिया उसको? मैंने कहा मैं क्या करता उसका, किसी काम में थोड़ी यार, मुझे तो पता है जाली है तो मैं किस काम में लूंगा इसको। तो ऐसे होते बड़े वाकई लाहौर में बनते हैं, लाहौर से आते हैं बन के ज्यादातर, बड़े कमाल लोग हैं वहाँ बनाने वाले इसके। तो मकसद ये कि जहाँ जाली दवाएं भी हों, ऐसा भी हो मसला, तो वो फिर बड़ा मसला बन जाता है। अब इसमें सब कुछ देखना। अच्छा आजकल ये कोई चीज़ भी सही नहीं आ रही। शंगराफ आती थी पहले कान की, अब वो बनी भी आ रही है। इंडिया की अलग आ रही है, चाइना की अलग आ रही है, पाकिस्तान की अलग आ रही है। हाँ हाँ, हड़ताल बना रहे हैं, शंगराफ बना रहे हैं, संख्या बना रहे हैं। सुमुलफार अब कान का नहीं आता, अब वो दमों में तासीर नहीं रहती। फिर अब कहानी सुमुलफार मैंने यहां से इंडिया तक भिजवा लिया। वो कहने यार कान का सुमुलफार जो आता है ना, वो हुकूमत के पास जमा हो जाता है, वो देते नहीं है। अब बनाए हुए बेच रही है, उसको डिपार्टरियां दे रही हैं बनाकर। अब क्या बनेगा फिर? क्या दवा बनेगी उसकी? तो भरोसा किस पे करेंगे? हिंद पे करेंगे या ईरान वालों पे करेंगे? नहीं देखो एक बात बता दूं मैं आपको, इंडिया में क्वालिटी कंट्रोलिंग है।
सही। इस वक्त चीज़ें ईरान से बेहतर इंडिया से आती हैं, अच्छा, चाइना की भी ऐसी नहीं आती। तो हमारे ये दोनों का यही चल रहा होता है ना। हाँ, चाइना की भी ऐसी नहीं आती। कुछ चीज़ें चाइना अच्छी बनाता है, इंडिया की सही नहीं होती। कुछ चीज़ें इंडिया की अच्छी होती हैं, चाइना की नहीं होती। तो वो मार्केट में ये देखना होता है कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। अब वो अगर हमें किसी का सामान लाना है, किसी की दवा बनानी है, किसी का कोई काम करना है, या तो खुद जाएं या फिर जड़ी बूटी वालों को बुलवाऊं कि भाई तू आ जा जरा इधर, ये चीज़ें लेनी है। अब वो कहता है भाई इसका 1 नंबर भी है, इसका 2 नंबर भी है, इसका 3 नंबर भी है। अब काफूर है, काफूर 125, 150, 200 रुपए किलो होता था, आज 4000 रुपए किलो है। सही काफूर। काफूर की पहचान क्या है? आप डेली उसकी रख दो, 2 दिनों बाद गायब हो जाएगा। खुली रख दो, सब हवा में उड़ जाएगा। लोबान ही सही नहीं है। लोबान तो आ ही नहीं रहा, लोबान तो आ ही नहीं रहा। हमारे यहाँ कारखाना था पीछे लोबान का, ऐसा वहाँ यहाँ बनता था। असली मिलता है कहाँ ठीक पे? है। वहाँ पे ये जहाँ पे प्रोडक्शन है ना, ठीक है, उसको सलाला में मुफ्त में मिलता है? अच्छा, तो मुझे मंगवा दो लेके थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो ये मिल जाएगा। इसका ना हम बनाते थे अच्छा, तेल। इसके इसमें है शेख साहब, देखिए लोबान अखनवी है, सबसे जो एक वहाँ के जो हकीम जो है, वहाँ की खामी से मुलाकात हुई थी, वो सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद है ना लोबान अख्तर, मतलब कहते ग्रीन। ग्रीन ये जो है ना कि आप किसी को पिला अक्सर लोबान बीमारी अक्सर को का। हाँ, हाफ बिल्कुल। और दीगर हम इसका तेल बनाते थे, कशीद करते थे तेल, सांस के और दमे के लिए। अपनी मिसाल आप बताइए। यानी कि सांस के मरीज के लिए 3 से 7 खुराक काफी होती थी। अच्छा, ये एक और मसले में भी बहुत फायदेमंद है, ताकत के लिए, कुव्वत बाक़ के लिए। कुव्वत बाक़ के लिए। मुझे सिखाया था हमारे एक जानने वाले थे, सैयद साहब, सादात में से थे वो, और उनका कारोबार इतर का था, कन्नौज के रहने वाले थे इंडिया में, और ख़ानदानी वो लोग इतर फरोश थे। वो कोरंगी में रहते थे, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें बनाते थे और पूरे पाकिस्तान में वो देते थे वो 2 चीज़ें, एक हिना और एक लोबान का चोया। तो जब वो बनाते थे मेरे पास आते थे शीशी लेके, कहने लगे लो तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मैंने बोला क्या है? हिना। कहते हिना लाया हूँ ये लो। जब कभी लोबान का चोया बनाते थे, बोले आते थे कि ये लो लोबान का चोया है। ये सन 1980 के अंदर वो लोबान का चोया 10,000 रुपए किलो बेचते थे। 10,000 रुपए किलो। और नखरे से बेचते थे, कहने तुमने बनवाना है तो पैसे दे दो। तो ये इतर फरोश जो बड़े बड़े इतर फरोश थे उनके पास, वो एडवांस में पैसे देते थे कि सैयद साहब यार या मेरा हिना बना दो 1 किलो, या मेरा लोबान का चोया निकाल दो 1 किलो। पहले पैसे दो, बाद में निकलेगा। तो मुझे उन्होंने सिखाया था लोबान का चोया बनाना। फिर ये लो बनाया करो ऐसे। वो हमने बनाया, हमने बनवाया। तो मुझसे कहना लो तुम्हें। मैंने कहा यार वो हिना तो बताओ तुम। अब कहने हिना के झंझट में नहीं पड़ो, वो बड़ा झंझाल का काम है, वो बड़ा सेटअप चाहिए उसके लिए तुम्हें, ये आराम से बन जाएगा तुमसे। तो वो उन्होंने नहीं सिखाया, ये सिखा दिया तो उन्होंने लोबान का चोया। फिर हमारे उस्ताद एक तरीके से लोबान का चोया बनाते थे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे बनाया करो। दोनों तरीके से बनाना आता था। फिर वो तो वो हमारी साली थी, वो छोटी थी, उसको हो गया सांस। डॉक्टरों ने कहा इसको सांस हो गया और ये हमेशा दवा खाएगी ये वाली। अच्छा, हमारे उसमें ख़ानदान में 3 लोग सांस के मरीज हो गए थे। तो वो हमारी बीवी मुझसे कहने लगी वो तुम्हें तो आता है सांस की दवा का, तो तुम इसको बना कर दे दो। मैंने अच्छा लोबान मिल जाए बनाते हैं। वो लोबान मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मुझे ला कर दे दिया। मैंने कहा 1 चटाक चाहिए, उन्होंने 1 चटाक मुझे दे दिया। वो हमने उसका चोया बनाया।
3 खुराक दी, आज वो 4-5 बच्चों की माँ है, आज तक उसको दोबारा सांस नहीं हुआ उसको। क्या जिसको दिया वो मर गया, सांस नहीं हुई उसको दोबारा। क्या इन कुछ चीजों में बड़ा कमाल है वैसे। अच्छा, इसको हम बुखार के लिए भी बहुत देते थे, लोबान को, खाली लोबान पीस लिया और कैप्सूल भर दिया। कैसे शदीद बुखार चढ़ रहा हो, मैं एक कैप्सूल खिलाया, बुखार खत्म। क्या बात। हाँ, वो ये कहते थे, वो कैप्सूल खोल खोल के देखते थे इसमें भरा हुआ क्या है। हकीम मेरे पीछे लगे रहते थे कि ना यार, वो तुम्हारे कैप्सूल में क्या होता है। मैंने खोल के देख लिया भाई, ले जा कैप्सूल। अब वो खोल के देख रहे, सूंघ रहे सब कुछ, यार आ तो लोबान की सी रही है, लेकिन क्या है ये, लोबान तो फायदा नहीं करता ये वाला, और जब लोबान फायदा करता तो वो इसकी शाम है। हाँ। लोबान की सबसे बेहतर वही होता है आपको। सलाला- आज मिलते कहाँ हैं? सलाला में बोला दरख्तों से निकलता हाँ, वो दरख्त से ही निकलता है, दरख्त का गोंद है असल। लोबान जो है वहाँ फिर सही होगा, बिल्कुल असली होगा, जहाँ दरख्त का गोंद से निकलता है। यहाँ तो सब चीज़ बन जाती है आराम से, इंशाल्लाह नाफा बन गए, अब क्या रहे बड़ी बिल्कुल सब कुछ बन जाता है। अमली हो सकता है, मुशाहिदा का मौका मिल जाएगा। अरे नाफा बन जाता है, जहर मोहरा बन जाता है, सब कुछ बना देते हैं ये लोग यहाँ पे तो। अरे यहाँ तो ये दूसरा खून भी उठा के इसको लोबान का एसल डाल के भेज दें, कोई भरोसा नहीं है। बेरोजा, बेरोजा, राल, आई ना समझ पर, इसका बनाते हैं। सब बहुत बदमाश हैं यहाँ तो, खैर हर तरह से चलता है मामला, अल्लाह रहम करे इन लोगों के हाल पर। लेकिन यह है कि अब वो चीज़ें भी सही नहीं मिलती, अब बड़ी मुश्किल चीज़ें मिलती हैं। हिकमत में इसलिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, ये चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई। अरे मूसली बना देते हैं, बताओ, आटे की। हाँ, सफ़ेद मूसली हमने मंगाई एक दिन, मैंने उसको बोला यार मूसली भेज दो, मूसली भेज दी। अब मैंने देखा यार मूसली को क्या हो गया ये, वो कह लेंगे कि देखो तो सही। मैंने उसको बोला पानी में डाल दो थोड़ी देर के लिए, 1-1.5-2 घंटे पड़ा था अंदर, पानी में डालो तो भूसी होगी। वो तो देखा निकाल के, मैंने कहा तो आटा है। फिर मैंने उसको बोला, अरे तो कहने तुम बोलते ना असली वाली चाहिए, वो तो मैंने कहा तो अब तुझे बोलना पड़ेगा, ये तो हाल है। सालम मिस्री सबसे बेहतरीन इंडिया वहां से आती है, ईरान से। अभी मैंने मंगाई, मैंने कहा ईरान की भेजना है, तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा कौन सी भेजनी है, मुझसे पूछने लगा कौन सी भेजनी है। वो मैंने कहा भाई तू यहाँ की मत भेजियो, कोयटा वाली, ईरान की भेजियो। कह अच्छा, तो उनने ईरान की भेजी, मुझसे कहने लगा 12,000 रुपये किलो है। और मैंने कहा यहाँ की क्या किलो है, कह रहा 2,000 रुपये। मस्तगी ईरान से आती है और एक कोयटा से आती है, कोयटा वाले बना के बेचते हैं मस्तगी। कोयटा की मस्तगी जो है वो 2,000-2,500 रुपये केजी मिलती है। ईरान से जो आती है इस वक्त 15,000 रुपये केजी है। अब ये जो आपके बखूर वगैरह होते हैं ना, ये अमलियात करने में इसमें मस्तगी खास काम आती है। 3 चीज़ों की तो बड़ी अहमियत है इसमें, मस्तगी, लोबान, ऊद, संदल, आई ना समझ बात। इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है इसमें बखूर में, हर बखूर में तकरीबन डलता है ये। अब अगर बखूर बनाने बैठ जाओ ना, अब इस वक्त 1 पाव बखूर बना लो तो 10,000 रुपये गए कम से कम। और वो 1 पाव बखूर आपका जलेगा कितने दिन? अगर 1 घंटे की पढ़ाई है ना आपकी रोजाना की, तो मुश्किल से 5 दिन चलेगा। जो ओरिजिनल बखूर है, इसकी मतलब जैसे नॉर्मली एक होल देते हैं घरों में रोजाना जलाते भी, इसकी कुछ फवायद नहीं? फायदे खुशबू के, अरब में क्यों सबसे ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करे जाती खुशबू का मतलब है फैक्टर, इसके अलावा भी है। इसलिए कि जहाँ खुशबू होती है वहाँ फरिश्ते और अच्छे जिन्नात आते हैं। जो बदरूहें होती हैं, बद अरवाएँ होती हैं, बद जिन्नात होती हैं, ये भागते हैं खुशबुओं से। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। हाँ, आई ना समझ बात। अरब में बहुत इस्तेमाल होता है। इतना है कि आपने हाँ, मैं एक बखूर मंगाता था, तो वो एक जानने वाले थे, वो बखूर का काम करते थे, वो सिंगापुर से लेकर आते थे। तो अब तो मेरी उनसे खैर मुलाकात, मेरा ख्याल कुछ हुए भी कोई 20 साल हो गए, अब तो नहीं मुलाकात होती, तो पहले मंगाते थे।
तो 20 साल पहले 40,000 रुपए केजी आता था। तो शेख साहब वही मेरे ज़हन में था कि बखूर जो ओरिजिनल है ना वो अभी भी मतलब 50-60 हज़ार रुपये से कम नहीं है। नहीं, 40,000 रुपए केजी आता था। अब इस वक्त मैंने उस बखूर का पता करा, इत्तेफाक से मैं जब दुबई गया हुआ था तो मैंने पता करवाया, मैं पता तो करना कि बखूर आता सिंगापुर से, क्या हिसाब है। उनका 3 लाख रुपए केजी है। वो बहुत ही आला क्वालिटी का होगा। हाँ 3 लाख रुपए केजी है, बोले 3 लाख रुपए का 1 किलो है, पैकेट है 1 किलो का। कौन इलाज कराए, किसी कराए। मैंने कहा सही है भाई। इस वक्त जो है ना ये काम तिब का बहुत मुश्किल और महंगा हो गया। एक सौंठ, सूखी हुई अदरक, जी जी सौंठ जो थी ये हम 60 रुपए किलो लाते थे, आज 800 रुपए किलो है। हाँ ये 8-9 साल में हुआ है। अब 60 रुपए किलो से और 800 रुपए किलो। बड़ी इलायची बड़ी रहती ये आती थी 150 रुपए 200 रुपए किलो, इस वक्त 3,500 रुपए किलो है। सस्ती वाली मिल जाती है। हाँ क्या सस्ती है? वो फायदा नहीं करते, फायदा नहीं अच्छा करता। कचरा होता है बिल्कुल। बिल्कुल बेकार है वो तो, उसको न डालना ही बेहतर है। अच्छा। क्यों 3,000 रुपए 2,500 रुपए खर्च करें। अगर ये आँख के मोतिये के लिए हकीम सईद ने लिखा है कि देसी घी और हैदराबाद दखनी जो है ना मिर्च, तो सफ़ेद वाली, इसका क्या किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? वो कहते हैं कि ये दखनी मिर्च का पाउडर बना के घी में मिला लिया जाए, फिर वो 1 चमची रोज़ाना इस्तेमाल की जाए। यानी कि समझ लिया अगर 1 पाव घी है आपके पास 20 तोला, तो उसमें 10 तोला जो है वो 10 ग्राम दखनी मिर्च डालिए। 1 पाव में 10 ग्राम। ये घुटने का जो लोहा होता है या घुटने में दर्द होता है इसकी बकरे का पाए का यखनी बना के पियो, बेहतरीन है। हाँ ये तो बात है इस वक्त कि बकरे के पाए तो महंगे हो गए हैं, आई ना समझ में बात। लेकिन फिर दूसरी चीज़ यह है कि कीकर की फली, बबूल की 2 हैं कीकर, एक तो ये देवी है, ये नहीं जो बबूल देसी है, उसकी फलियाँ जिसमें बीज ना पड़ा हो वो तोड़ लो, तोड़ के रख लो 1 किलो के करीब, और फिर उसका पाउडर कर लो। जितना वो हो, अगर शुगर नहीं है तो उतनी चीनी मिला लो, वरना उसको सादी रहने दो। तो वो एक आधी चमची उसकी इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा फायदा है। हालून वाला नुस्खा है 4 आइटम। हालून, मेथी दाना, अलसी और कलौंजी, इन चारों को मिला के एक जगह और पीस लो। लेकिन मेथी दानों को पहले भून लो, अलसी को भून लो, इन 2 चीज़ों को भून दो, बाकी 2 चीज़ें कच्ची रहें, और इन चारों को पाउडर बना लो। 1 चमची दूध में मिलाकर पियो उसको, बेहतरीन है ये भी लुआब पैदा करने में। हालून में जितना लुआब है ना उतना किसी और बीज में नहीं होता। हालून बड़ी लाजवाब चीज। आज हमने बनवाया उसमें अजवाइन। अच्छा अजवाइन भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं उसमें, अजवाइन डालते हैं। अजवाइन मैदे के लिए भी बेहतरीन है, जिस्म को भी गर्म रखती है, इसके अंदर ख़ास है ये। लेकिन असल में अगर हम जोड़ों के लिए बनाएं तो चूँकि अलसी में ओमेगा 3 है जो दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जब दिल कमज़ोर होता है तो जोड़ मुतासिर होते हैं। अच्छा शेख साहब, ये अजवाइन के पत्ते जो सुबह निहार लोग खाते हैं, बड़े बड़े अक्सर इनकी वो है, तो ये क्या मैदे ही के हवाले? मैदे के लिए अजवाइन का अगर देखा फ़ारसी में असल नाम जो है वो नानख्वा है।
नानख्वा का मकसद है रोटी खाने वाला अच्छा, या रोटी मांगने वाला, यानी कि जो अजवाइन खाता है उसका पेट नहीं भरता कभी भी। क्या तरीका है सुबह जैसे कितने खाए हो, क्या करें, एक तो दरख्त लगाओ भी नहीं, इसके पत्ते 3 से 5 पत्ते बस बहुत हैं। वो हल्का हल्का दबरीज पत्ता होता है मोटा। हाँ अच्छा, एक इसकी खूबी क्या है, पहली खूबी ये है कि ये मैदे के लिए बहुत अक्सीर है। दूसरी खूबी ये गुर्दों के लिए बड़ी अक्सीर है। तीसरी खूबी ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है कि जो दिल को ताकत देता है और दिल के बाल बंद नहीं होने देता। हाँ, तीसरी बात ये कि नज़र को तेज करता है, असाब को मजबूत करता है। हाँ हाँ, और बलगम को दफा करता है। हाँ, बहुत लाजवाब है और शुगर में भी बड़ी मुफीद है ये। बोहड़ बड़ का जरा बेशुमार फायदे हैं उसके। जो बड़ का फल इस्तेमाल करता है उसको कभी जोड़ों का मर्ज नहीं होता। अरे बड़ के फल ले लो, उसको खुशक कर लो, कच्चे फल ले लो, लेकिन जब सुर्ख हो, वो काले हो गए नहीं, जब सुर्खी माइल होते हैं ना, वो जब तोड़ लिए जाए उनको, हरा होता है, फिर सुर्ख होता है, फिर काला होता है, गुलर कहते हैं उसको। वो तोड़ लिए जाए, उसको खुशक कर लो, जितनी वो है उतनी मिला के चीनी उसमें इस्तेमाल कर लो। अगर चीनी नहीं मिला सकते हो तो वैसे ही खा लो उसको। कभी कमर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी भी असहाबी कमजोरी और मर्दानी कमजोरी नहीं होगी। बांझ आदमी मर्द को, बांझ औरत को खिलाओ, बच्चे पैदा हो जाएंगे। अच्छा, इसकी छाल बड़ी मुफीद है। इसकी छाल जो है, इसको लेके खुशक करके इसका जुशादा बना के पियो तो प्रोस्टेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, मसाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। और इसका दूध कमाल ताकत रखता है अपने अंदर। दूध का इसका ये है कि छुआरा लेके उसे गुठली निकाल दो या बताशा ले लो, दो में से किसी भी चीज़ में ले लो उसको, और इसके 5 से 10 कतरे तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जवान आदमी है तो 5 कतरे, और बूढ़ा आदमी है 40, 45, 50 साल से ऊपर है या इतनी उम्र है तो 10 कतरे छुआरे में डाल दो, और रात को छुआरे को दूध में बॉयल करो, और वो छुआरा खा लो और दूध पी लो रोज़ाना। 40 दिन खा लो, कहीं भी नहीं कहोगे कि मेरे यहाँ दर्द है या मेरे यहाँ दर्द है। नहीं, बहुत लाजवाब है ये, बहुत ही लाजवाब। क्या अब वो रोज छुआरा कौन लाएगा वहां से? अब उसका तो तरकीब यही है कि 8, 10, 15, 20 छुआरे लेके जाए, उसमें दूध भर लिया जाए, बस हर छुआरे में 10-10 कतरे डाल लिए जाए, और वो फिर ला के खुशक करके रख दिया जाए, उसमें को इस्तेमाल करते रहो बस। लेकिन ये है कि जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए बहुत लाजवाब है। एक गोली बनाते थे, मोचरस नहीं होती, मोचरस गोंद ले ली, एक चटाक, और उसमें जो है इसका दूध डालते गए, हाँ बस ये डूब जाए मोचरस उसमें। अब उसको लिया खुशक कर लो, तो जितनी मोचरस है उससे आधी सलाजीत लेके इसमें खरल करके और इसमें गोलियां बना ली जाए। शुगर नाशक गोली कहलाती है वो, यानी कि आयुर्वेदिक में उसको शुगर नाशिक गोली कहते हैं, कि शुगर नाश करने वाली गोली। बहुत सारी चीजें तो बहुत हैं, अल्लाह ताला ने इनमें बड़ी तासीरें रखी हैं, लेकिन हम ही काहे लोग हैं तो क्या कर लें। आसान ही जाते हैं, हाँ बस। दूध किस चीज का बताया? बरगद, यही बड़ का पेड़ जो होता है, इसमें से पत्ता तोड़ो दूध निकलता है, कतरे 2 कतरे टपकते हैं, तो वो पत्ते तोड़ दिए जाए, कतरे 2 कतरे को
तो ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, यानी कि इसका छुआरे में तो आराम से आ जाता है, बहुत फायदेमंद है ये। एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे किया जाए? एलोवेरा का आम तौर पर इस्तेमाल तो ये है कि आप उसका एक टुकड़ा 1 इंची 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें और इतना ही मोटा हो थोड़ा सा, उसको निगल लेना हाथ में, तो जोड़ों के लिए बहुत लाजवाब है। मतलब कुछ पका के ऐसे कच्चा खा लें। हमारे पास एक माजून बनती है अक्सीर बदन, हम बनाते हैं, वो इसी से बनाते हैं, एलोवेरा से ही। उसमें माजून में 5 किलो एलोवेरा डलता है। हाँ, उसमें 5 किलो एलोवेरा है और 5 किलो खजूर है। हाँ, 5 किलो खजूर, 5 किलो एलोवेरा और 3 किलो खोया और सब तमाम ड्राई फ्रूट होता है, जिसमें सारा ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये वो सारा ड्राई फ्रूट 2 किलो होता है और 2 किलो भुने हुए चने होते हैं पिसे हुए, और उसके बाद तकरीबन 20-22 जड़ी बूटियाँ, तो और 1 पाव सलाजीर होती है। उस सबको माजून बनाते हैं अक्सीर बदन। हमारे यहाँ बेहद चलता है वो। ताकत के हवाले से होते ही हर तरह ताकत, ये नहीं कि कोई एक ही मखसूस ताकत के लिए नहीं, जनरल लेडीज मर्द औरत सब खाएं, बहुत लेके जाते हैं, इसके लिए बड़ा फायदेमंद है। हालांकि ये बिल्कुल जंगली दरख्त है, बिल्कुल एक आम उम्र होती है जगहों पे, सब जगह होती है, वहाँ मसला भी नहीं है। हाँ, वहाँ तो बहुत है। और असल में बात ये है कि हमने नेचुरल ज़िंदगी छोड़ के आर्टिफिशियल इख्तियार कर ली। जब तुम आसानी की तरफ आते हो ना, तो फिर मौत की तरफ आते हो। ये खास बात है कि जब आप आसानी ढूंढते हो, ऐश ढूंढते हो, इशरत ढूंढते हो, तायी ढूंढते हो, तो मौत के नज़दीक होते हो। अच्छा, एक जैसे एक होता है कि घरेलू दरख्त होते हैं और बिल्कुल साफ, एक होता है ये जंगलों में होते हैं, जैसे नालों में इधर उधर, तो ये भी इतने ही फायदेमंद होंगे, इनकी ये खतरनाक? नहीं, सारी चीज़ें फायदेमंद। अच्छा, ज़्यादातर दरख्त ही गंदे पानी के पास उगते हैं, जो अक्सीरी हैं। अच्छा। ये थोड़ा देखा है ना किस तरह हाँ। नालों में इधर उधर। लेकिन यह है कि देखें, गंद तुम्हारे नजदीक है, कुदरत ने हर चीज में एक हिकमत रखी है। हाँ, जैसे खाद से एक बात होता है, उसकी तो खुराक है, ये हमारे लिए दूसरे के लिए तो आप देखो ना, गंदे पानी से जो सब्जियां बनाते हैं, इतने बड़े बड़े टमाटर देखे मैंने। हाँ हाँ, अरे गटर बगीचा माजगोट में। हाँ करते हैं, जब वो गंदा पानी दे दिया तो सब्जियों को। हाँ, अच्छा, वो हमारा एक मुरीद था, तो वो पंप लगाया करता था। तो वो एक दिन मुझसे कहने लगा मियां साहब, मैं तुम्हें घुमा के लाऊं आज माजगोट। चल, मैंने कहा यार देखते हैं। हम माजगोट चले गए उसके साथ। वो पंप लगाना था, उसने लगाया, तो उसने एक जगह तो मुझसे कहने लगा आओ मैं तुम्हें दिखा के लाऊं। हम वो लेके गए मुझे, तो वो नाले में उन्होंने पंप डाल रखा, सब्जियां उगा रहे थे उससे। तो जो उसने सब्जी निकाल कर दी ना, टमाटर, तो इतना बड़ा टमाटर लाया वो, कहना देखो। मैंने कहा यार, बोले आम पानी से इतनी नहीं होती है। हाँ, वो थैले भर कर ना सब्जी लेकर आया, बोरी में भर के, इतनी बड़ी बड़ी गोभी। मैंने कहा यार वाकई भी तूने तो कमाल कर दिया। और वो सारे गंदे पानी का उसमें वो पंप चल रहा है। अच्छा, फुजला नहीं आ रहा, उसमें पानी आ रहा खाली पंप में। वो उसमें 2-3 छन्नियाँ लगी हुई थी, पानी छन के, और वो गंदा ही पानी रहा था, फिल्टर करके आ रहा था। वो लगाता था, पंप लगाता था।